जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद गुरुजी में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लेखपाल पद का सृजन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ और लेखपाल को पहले हम क्या कहते थे और उसको कब नाम परिवर्तित किया गया और लेखपाल का उल्लेख कहाँ है। एक बार मैं आपको तेजी से रिवीजन कराना चाहूँगा कि लेखपाल पद का सर्वप्रथम सृजन जो है वो अफगान शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ और इस पद को लाया कौन था तो शेर शाह सूरी का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल लेके लेखपाल पद को लाया था। दोस्तों, लेखपाल को पहले हम पटवारी बोलते थे। इस पटवारी शब्द को लेखपाल किया गया 1952 में राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा। और लेखपाल जो है लेखपाल पद का उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में बनकर तैयार हुआ। इसमें इसका विवरण मिलता है और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के धारा 23 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, लेखपाल के दस्तावेज क्या क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो लेखपाल के दस्तावेज दो होते हैं, एक खसरा होता है, एक खतौनी होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि खसरे में कुल 22 खाने होते हैं और खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं। खसरे में हम फसलों का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं जो हर 3 महीने में अपडेट किया जाता है। 3 महीना ही क्यों? क्योंकि हमारे 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। उसके बाद खसरे में हम जो गांव के जमीन होती है उसके खसरे उस नंबर को दर्शाते हैं, यानी खसरे नंबर को दर्शाते हैं। इसके अलावा अन्य सारे जो विवरण होते हैं वो खसरे में डालते हैं। खतौनी में क्या होता है? खतौनी को हम वार्षिक रजिस्टर भी बोलते हैं। खतौनी में जो हमारा उस भूमि का मालिक या स्वामित्व होता है उस दर्ज करते हैं, या फिर उस क्षेत्र में जिस ग्राम का वह लेखपाल है उसमें कौन सी जमीन का खरीद फरोख्त हुआ, यानी किसने बेचा, किसने खरीदा, किसके नाम जमीन हुई, या फिर किसी की मृत्यु हो गई तो उसके जगह पे कौन कौन से नाम आए। इन सब आदि चीजों का जो विवरण होता है वो खतौनी में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको अच्छे से पता चल गई होगी और हम इसी के साथ आगे की क्लास को बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं और इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है, इसकी रिपोर्टिंग कहाँ होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, लेखपाल जो है वो जिले में अंतिम रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये क्वेश्चन हमारा यूपी SSSC में पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेखपाल जो है वह जिले में अंतिम रूप से डीएम यानी जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। और तहसील की बात किया जाए तो वह कानून गो को रिपोर्टिंग करता है, यानी कानून गो के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है। हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे पेपर में सीधे सीधे छपते हैं कि पूछता है लेखपाल जिले में किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह होता है जिला अधिकारी। जिसे हम सब डीएम कहते हैं, यानी डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और क्वेश्चन हमारा पूछता है कि लेखपाल जो है वह तहसील में किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वह होता है कानून गो। यानी कहने का मतलब कि लेखपाल जो है अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जिले में किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है तो वह है जिला अधिकारी के प्रति। यदि यही क्वेश्चन और घुमा के पूछे कि लेखपाल जो है तहसील में किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो वह कानून गो के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कानून गो क्या होता है, तो मैं आप लोग को एक पूरी श्रृंखला बताता हूँ कि कैसे कौन से पदाधिकारी हमारे जिले में होते हैं जिसके प्रति हमारा लेखपाल कार्य करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जिले में जो मेन मुखिया होता है, जो अधिकारी होता है, वह जिला अधिकारी होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद एक जिले में कई सारी तहसीलें होती हैं, उन तहसीलों में एसडीएम होते हैं जिसे हम उपखंड जिला अधिकारी बोलते हैं, यानी हम कहें तो एसडीएम। एसडीएम के बाद हमारे तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार होते हैं। और नायब तहसीलदार के बाद
कानून गो आते हैं, और कानून गो के बाद हमारे लेखपाल आते हैं। उसके बाद लेखपाल के नीचे अमीन आते हैं। दोस्तों, हमारा जो रिपोर्टिंग होती है, यानी जिसके प्रति हम उत्तरदायित्व होते हैं, वो हमारे से जो ऊपर अधिकारी होता है उसके प्रति हम उत्तरदायित्व होते हैं। जैसा कि आप इस श्रृंखला में देख रहे हैं कि सबसे नीचे होता है जो अमीन होता है। अमीन क्या करता है? वो लेखपाल को रिपोर्टिंग करता है। लेखपाल क्या है? लेखपाल कानून गो को रिपोर्टिंग करता है, और कानून गो नायब तहसीलदार को रिपोर्टिंग करता है। नायब तहसीलदार तहसीलदार को रिपोर्टिंग करता है, और तहसीलदार एसडीएम को रिपोर्टिंग करता है, और एसडीएम क्या है? वो जिला अधिकारी यानी डीएम को रिपोर्टिंग करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस श्रृंखला को, इस सीरीज को ध्यान पूर्वक रट लीजिए या समझ लीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि उसमें इन सारे तीनों चारों लोग को इधर उधर करके दे देता है और इसको बोलता है कि इसे एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारे जिले में जो मुखिया होते हैं उसे जिलाधिकारी बोलते हैं। उसके बाद एसडीएम होते हैं। हर तहसील में अलग अलग एसडीएम होता है। उस तहसील में तहसीलदार होता है। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार के नीचे कानून गो होते हैं। कानून गो के नीचे लेखपाल होते हैं, और लेखपाल के नीचे अमीन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे श्रृंखला चलती है अधिकारियों की, पदाधिकारियों की, और आप समझ गए होंगे इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि लेखपाल जिले में किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो वो होगा, उत्तर होगा जिलाधिकारी के प्रति। यदि पूछे तहसील में किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो वो होगा कानून गो के प्रति। इन दोनों चीजों में बहुत ही बारीकी से डिफरेंस है। इसको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ही तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को पढ़े, तब अपना उत्तर दें, नहीं तो ये होगा कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं कि लेखपाल जिले में जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तहसील में कानून गो के प्रति उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों, ये तो हो गई लेखपाल किसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, किसके ऊपर कौन है, उनकी श्रृंखला क्या हो गई। आप इस श्रृंखला को सीधे क्रम में याद कर लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको सही क्रम में लगाइए। अब हम पढ़ेंगे लेखपाल के कार्य क्या क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लेखपाल के कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेखपाल का कार्य क्या होता है, जो हमने अभी आपको बताया कि लेखपाल जिले में जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद तहसील में लेखपाल कानून गो के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और है कि भू राजस्व के समस्त दस्तावेजों को लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी भू राजस्व के समस्त दस्तावेजों को लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा है तहसील दिवस पर वह तहसील में उपस्थित रहता है। तहसील दिवस का मतलब कि जो हमारा तहसील होता है, तहसील दिवस जो है वो पहले मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन अब जो है वो पहले शनिवार और महीने के तीसरे शनिवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। तहसील दिवस में जो हमारी परेशानियां होती हैं, जो आम पब्लिक होती है, वो तहसील में जाती है। उस तहसील में एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, सारे पदाधिकारीगण जो राजस्व से संबंधित होते हैं वो बैठे रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। उनमें आप अपनी परेशानियां बताएंगे, उस परेशानियों को वह तुरंत ही दूर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारा है कि भूधारकों को उनके भूमि राजस्व के समस्त लेखा जोखा से अवगत कराता है। यानी कहने का मतलब कि भूधारकों का मतलब कि जो खेत का मालिक होता है, जो उसका स्वामित्व होता है, उसके बारे में जो लेखा जोखा होता है, समस्त लेखा जोखा, यानी उसकी जमीन कैसी है, किस प्रकृति की है, उसका मालिक कौन है, इन सब चीजों के बारे में लेखपाल उसे अवगत कराता है। यानी लेखपाल उसका रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा जो हमारा इस रिकॉर्ड में कभी कभी खरीद फरोख्त होती है, खरीद फरोख्त या कहें दखल खारिज, ये दखल खारिज क्या होता है, जैसे कोई ए और कोई बी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए क्या करता है, बी को अपनी जमीन बेच देता है, बी क्या करता है, इसे खरीदता है। तो ये इस क्रिया को क्या बोलते हैं, दखल खारिज। या बी अपनी जमीन ए को बेच दे,
तो और एक क्या करे, उस जमीन को खरीद ले। तो इस चीज को दखल और खारिज बोलते हैं। यह क्रिया खरीदने और बेचने में जो कानूनी दस्तावेज में अपडेट होते हैं, जिसे हम खतौनी बोलते हैं, उसमें अपडेट करने के लिए सरकार 45 दिन का समय देती है। 45 दिन के बाद इस दखल को खतौनी में डाल दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये 45 दिन क्या होता है? तो इस 45 दिन में ये होता है कि जो जमीन को बेच रहा है, क्या ये उसकी जमीन है या वह किसी दूसरे की जमीन बेच रहा है, या ये जमीन वह किसी कोई सरकारी जमीन तो नहीं है। इन सब चीजों की जांच करने के लिए ये 45 दिन का समय लिया जाता है। अगर लेखपाल को लगेगा कि ये कोई फर्जी काम कर रहा है, ये कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, तो इस 45 दिन में ये जांच करके इसका निर्णय निकालता है। उस निर्णय के आधार पर अगर जो गलत कार्य कर रहा होगा, गलत तरीके से जमीन खरीद फरोख्त कर रहा होगा, दखल खारिज कर रहा होगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। अगर जो ये सारी चीजें जायज है, कानून के प्रति कानूनी तरीके से हुआ है और कानूनी रूप से इसी के नाम जमीन है, ये अपनी ही जमीन को बेचता है, तो वह 45 दिन के बाद खतौनी में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लेखपाल और लेखपाल के कार्य और वह किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, इन सब चीजों को आपने अच्छी तरीके से जान लिया होगा। आप इस सारे चैप्टर को, जो हमारा लेखपाल है और लेखपाल के पदाधिकारी जो हैं, इनको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें से संभवतः 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है, यह अनिवार्य रूप से है। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे लेखपाल। एक के बाद होता है चकबंदी लेखपाल। लेखपाल के अलावा क्या होता है? चकबंदी लेखपाल होता है। हम अगली क्लास में चकबंदी लेखपाल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।